नवंबर के महीने के एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में आप सबका स्वागत है। और जैसा मैं कह रहा था कि इस एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी खास बात है कि 2.5 साल बाद, मार्च 2020 के बाद, अजय बग्गा साहब साक्षात हमारे स्टूडियो में हैं। सर, बहुत बहुत दिल से स्वागत है स्टूडियो में आपको। स्टूडियो में क्या मतलब, स्टूडियो के बाहर तो हमारी मुलाकात हो गई थी, दिल्ली में हम मुलाकात कर चुके थे, एक आध और जगह भी, लेकिन स्टूडियो में आपसे 2.5 साल बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको नीचे से अपना जी के ड्राइवर से लेके अपने गार्ड, लिफ्टमैन, सब पुराने लोगों को मिलके बहुत खुशी हुई। रिसर्च टीम को मिले। सर, कितना प्यार करते हैं लोग आपसे। सब लोग बहुत अनिल जी, और रियली आज वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा। और सोचिए सर, 2.5 साल पहले जब ये कोविड के बाद ये सब हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि हमने ऐसे बस जस्ट स्टार्ट किया कि एक कोई ऐसा शो किया जाए जिसमें आपकी जो एक्सपर्टाइज है ग्लोबल मार्केट्स की वो लोगों के सामने आए। और आप देखिए, ये आइकॉनिक शो बन गया। जी बिल्कुल। आपने खुद कहा था कि कौन से प्रोग्राम में गए थे जहां आपका इंट्रोडक्शन इसी शो के नाम से हुआ। वो आपका ये सीए इंस्टीट्यूट WIRC का आपके घर के पास ही, आज सारा दिन आपके घर की बात हो रही थी। नेक्स्ट टू योर बिल्डिंग आई हैड गॉन कांदिवली में WIRC एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड। मेरा उसमें बकायदा लिखा ही हुआ था जी बिजनेस एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रांड सर। तो मजा आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं एक और पावरफुल ब्रांड के साथ, एलोन मस्क साहब। ओहो सर, आजकल तो वही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में पूरे दुनिया भर में। तो अब नया उन्होंने फॉर्मूला छेड़ा है कि जो भी आलतू फालतू के मतलब अकाउंट होंगे, कॉपी करके दूसरे अकाउंट होंगे, उनको वो बिना नोटिस के काट छांट, बिल्कुल कट, नोटिस नहीं दिया जाएगा, कट के। तो सर, ये मतलब धमका किस लिए? सबको ब्लू टिक करवा रहे हैं कि $8 दो, ब्लू टिक ले लो। बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपको चाहिए तो $8 दीजिए महीने का, वो भी महीने का है, साल का नहीं। तो और ब्लू टिक आपको दे देंगे। तो स्टीफन किंग जो लिखते हैं हॉरर स्टोरीज वगैरह, ऑथर, उनके लगभग 7 मिलियन फॉलोअर हैं। उसने बोला तुम हमें पैसे दो, हम कंटेंट बनाते हैं तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें दूंगा। तो तब 20 की बात हो रही थी, तो मस्क ने उसको लिखा, अच्छा 8 चलेगा क्या? फिर किसी और ने, याद नहीं आ रहा, किसी और ने नाम लिखा, भाई बहुत ज्यादा है ये सब। वो भी, उनको भी ऐसे ही उन्होंने फ्रंट फुट कर दिया। बट अनिल जी, बिगर थिंग क्या है, देखिए जो इन्होंने $44 बिलियन दिए हैं ट्विटर के, आज के दिन में, ये अप्रैल में हुई थी, जिस तरह से फेसबुक गिरा, स्नैप गिरा, बाकी सोशल मीडिया कंपनीज गिरी हैं, आज के दिन में 20 बिलियन से ज्यादा नहीं है वैल्यूएशन। तो ये 44 बिलियन दे चुके हैं। 1.2 बिलियन इनका इंटरेस्ट है साल का, और रेवेन्यू के स्रोत है नहीं। अच्छा, और जो कंपनियां एडवर्टाइज कर भी रही थी, जैसे जनरल मोटर्स था, उसने बोला टेस्ला वाले प्लेटफॉर्म पे मैं क्यों एडवर्टाइज करूं, उन्होंने निकाल लिया। करेक्ट। और कई निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने आधी अपनी फोर्स को निकाल दिया, एम्प्लॉय आधे 3700 को निकाल दिया 7500 में से। करेक्ट। अब कल बोल रहे हैं, फ्राइडे को बेचारों को बोला कि अगर प्राइवेट मेल आएगा मतलब आप बाहर हैं, अगर ट्विटर मेल आपका चल रहा होगा तो आप अंदर हैं, और ऑफिस मत आना। हाँ। तो आज क्या हुआ? ऑफिस खुला ही नहीं। ऑफिस खुला ही नहीं। जिसके पास चाबी थी वो भी चला गया। अब हाथ जोड़े हैं, यार तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, बुला रहे हैं लोगों को वापस। तो ये तो गजब के आदमी है। ये मतलब पैरोडी खुद ही कैसे बन गए नंबर 1 दुनिया में, समझ नहीं आती। गजब। और जिस तरह से वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, $20, $8, मुझे तो लगता है चित्तौड़गढ़ की सब्जी मंडी में इनकी बचपन में ट्रेनिंग हुई है। कि इतना नहीं, इतना नहीं है, वो बाहर गए। एनीवे, तो ट्विटर तो रहेगा सुर्खियों में। अब लंबे समय बाद हमें ट्रम्प साहब की कमी महसूस नहीं होने दे रहे एलन मस्क साहब। लेकिन आइए अमेरिका से शुरुआत करते हैं। जो कुछ हुआ है फेड की मीटिंग के बाद, क्या ये माना जाए कि ब्याज दरें पहले हम जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा बढ़ेंगी, और जहाँ जाकर रुकेंगे फेड चेयरमैन, वो लेवल क्या हो सकता है? देखिए, लग रहा है कि लगभग 5% तक रुक जाना चाहिए। अगले जनवरी फरवरी तक। दिसंबर में एक 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, उसके बाद एक 25 से 50 और करके फरवरी मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए इस बारी का रेट हाइक। और इसमें और क्या है अनिल जी, यानी कि 0.5 से 1% तक की जगह है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ रुक जाना चाहिए टर्मिनल रेट। दूसरी बात क्या है कि दुनिया भर में अब ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि डॉलर का इम्पैक्ट
दुनिया भर में जिसने भी डॉलर में बोरो किया हुआ है उसकी बैलेंस शीट पे आ रहा है। तो ये लैग के साथ आता है, 6 से 12 महीने में वर्क थ्रू होता है। पहला रेट हाइक कब था? मार्च का। करेक्ट। तो वो अब सितंबर तक आना शुरू हो गया। टाइटनिंग है मार्केट्स में, फाइनेंशियल टाइटनिंग हो रही है। फाइनेंशियल कंडीशंस का एक इंडेक्स होता है गोल्डमैन का भी, वो बहुत टाइट हो रहा है। और ये मार्च तक तो आप देखेंगे 12 महीने जैसे हो जाते हैं तो काफ़ी टाइटनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो इनका काम हो गया है मेरे ख्याल से। यही मार्केट में भी अनुमान चल रहा है, तभी मार्केट उछले भी कि 5% तक हो जाना चाहिए। लैरी समर्स जो पिछले साल करेक्ट थे, जिन्होंने 2021 में जब फेड कह रहा था 23-24 तक रेट हाइक है ही नहीं, ये सब चीज़ें ये ट्रांसिएंट है, उन्होंने कहा था इन्फ्लेशन बढ़ रही है। उनका कल एक वक्तव्य था अनिल जी, थोड़ा डराने वाला। उन्होंने कहा 6% तक जाना पड़ेगा। तो ये बट जो अभी तक कॉन्सेंसस चल रहा है कि 5% तक बात हो जानी चाहिए। 5, और अगर लेरी समर्स को माने तो 6%। तो लेकिन इस हिसाब से तो सर अभी यूरोप और ब्रिटेन को तो बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, ये तो कितने पीछे चल रहे हैं। और महंगाई का टारगेट 11% कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, बट उनका क्या अनिल जी, इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूएस का 3.7% है, यूरोप ऑलरेडी 6.6 पे है। तो यूरोप में बदहाली ऑलरेडी थी। यूरोप का जीडीपी 0.2 बढ़ा है, यूएस का 2.5% बढ़ा है। तो वो इकोनॉमिक साइकिल डिफरेंट है। यूएस की साइकिल, उसका कंज्यूमर बुलंद है, उसका डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, लेबर मार्केट में टाइटनेस है। यूरोप में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, कंज्यूमर्स एंड आपने जो कहा सर्दियों का जो एनर्जी का कॉस्ट आ रहा है यूरोप का, वो डिफरेंट है। यूएस क्योंकि उत्पादक है, यूएस में वही गैस $6 की चल रही है, जो आप अगर उसको कन्वर्ट करें यूरोपियन जो उनका चल रहा है, लैंडेड कॉस्ट $28 चल रहा है। माय गॉड, 6 गुना, 5 से 6 गुना चल रहा है। तो और ये पहुंच गया था 40-50 भी होके आया, अभी ये गिरा हुआ। तो ये रशियन गैस और अच्छा और होने वाला है जब दिसंबर में यूरोप रशियन ऑयल को बैन करेगा। एक तरीका है, मुझे लगता है टर्की कह रहा है कि हम सप्लाई करेंगे, तो रशियन गैस और तेल टर्की आएगा, वहां पे टर्की का छापा लेके पूरा यूरोप खरीदेगा, घूम के दे देगा और भारत को ज्ञान देंगे भाई तुम खरीदो। टर्की तो वैसे भी रशिया का दोस्त ही है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उधर अनिल जी $24 बिलियन समझाए, कोई समझ नहीं पा रहा। टर्किश बैंकिंग सिस्टम में 24 बिलियन आए हैं। फिर उन्होंने कहा ओलिगार्क्स के पैसे। जाके चेक करके आऊं क्या टर्की से? हम ले लेते हैं अपना नाम कुछ बदल के। 80% टर्की की करेंसी इस साल कम हुई है, लोएस्ट है। बिल्कुल, वो क्योंकि मतलब सॉरी सबसे बड़ा फॉल जो आया है कि डॉलर के सामने टर्की की, बट उसका मार्केट पता कितना बड़ा है? 100%, क्योंकि उसकी इन्फ्लेशन है 85%। 85%। तो आप वैसे ही अगर खड़े, हिंदुस्तान लीवर है, आप सर्फ बेच रहे हैं, जो 1 जनवरी को सर्फ 100 रुपए का था वो 185 का वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। और मार्केट उतना ही बढ़। तो टर्की बड़ी अजीब इकोनॉमी है, और रशिया का सारा फनलिंग होगा। बट मेन थिंग है 5 मिलियन बैरल जो रशिया के आते थे दुनिया के अंदर, एक्सपोर्ट होते थे रोज, वो चाइना और भारत की क्षमता नहीं है पूरा लेने का। चाइना की पाइपलाइन नहीं है, भारत कितना शिप से लेगा, तो बाकी कहाँ जाएगा? और अगर वो नहीं आएगा तो किल्लत होने वाली है। तो दिसंबर में गैस और ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई सर। एक तो ये है ना, कल जो इन्होंने अमेरिका के स्टेटमेंट्स आए क्या रशिया यूक्रेन को बोला आपस में बात करो, और दूसरा नीदरलैंड पहला देश है जिसने सैंक्शन हटाए रशिया पे। ये क्या संकेत दे रहे हैं? मामला सुलझेगा? सुलझना मुश्किल है, बट अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन जीते। अमेरिका नहीं चाहता यूक्रेन जीते, वो चाहता है ऐसे ही बना रहे, क्योंकि यूक्रेन अगर जीत गया तो रशिया कुछ भी कर सकता है। देखिए उसने डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। जैसे जी जिनपिंग ने पार्टी को खत्म किया, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को खत्म किया, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, अब वो 3-4 लोग रशिया चला रहे हैं, पार्टी नहीं चला रही है। करेक्ट, तो नाम के लिए है पार्टी। वो आदमी कुछ भी कर सकता है फिर, अगर उसको आप धकेल देंगे कोने में। यूक्रेन को हारने भी नहीं देंगे, बट यूक्रेन की पूरी जीत भी नहीं होनी चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ वेपन्स रोक लेते हैं फिर। और इसलिए ये कह रहे हैं कि यूक्रेन फैटीग आ रहा है। यूरोप वाले, जो आपने नीदरलैंड्स का, यूरोप वाले थक गए हैं यार कि कितने दिन लड़ते रहोगे, और एक दूसरे को किस लिए मार रहे हो समझ भी नहीं आ रही, पीट क्यों रहे हो एक दूसरे को। तो ये फैटीग हटाने के लिए बाइडेन ने कहा कि आप बोलिए कि हम ओपन हैं, बट अंदर से करार करने नहीं देगा। दूसरा, रशिया अगर डिस्ट्रॉय होता है, चाइना सीधा यूरोप में आ जाता है, क्योंकि रशिया के जो सैटेलाइट सारे कजाकिस्तान वो सब,
तो चाइना को रोकने वाला कोई नहीं बचता है। तो रशिया बहुत ज़रूरी है उधर रहने के लिए विद न्यूक्लियर, मतलब यूरोप और चाइना के बीच में एक तरह से रशिया है बफर जो है, बफर। हाँ, तो हटा नहीं सकते आप रशिया को, तो वो जीतने भी नहीं देंगे, हारने भी नहीं देंगे। गजब है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि चूँकि हम बात ये सारी कर रहे हैं तो एनर्जी क्राइसिस जो इससे जुड़ा हुआ है, लग ये रहा था कि जैसे ही सर्दी आएगी मामला बिगड़ेगा। तो क्या यूरोप के लिए मामला बिगड़ने के आसार है, क्योंकि नेचुरल गैस के दाम फिर से 2 महीनों के ऊपर के लेवल पर आ गए हैं। तो विंटर सीजन और एनर्जी क्राइसिस कैसे देख रहे हैं आप? और दूसरा, ऋषि सुनक साहब के आने के बाद अब ब्रिटेन से और बुरी खबरें नहीं आएगी, बंद हो गई या थोड़ी देर के लिए ही? थोड़ी देर के लिए, बट पहले रशिया एनर्जी समझाता हूँ अनिल जी। 80 का आप लीजिए, 80 मिलियन BTU कुछ भी जो है, 80 का आपकी क्षमता कम हुई रशिया से जो आता था, उसमें से 50 इन्होंने मेकअप कर लिया। जैसे फैक्ट्री में 20 डिग्री पे चलाते थे, अब वो बोल रहे हैं आप स्वेटर डाल के काम करो, ग्लव्स डाल के 11 डिग्री पे चलाएंगे, इंसुलेशन कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी गेन से 50 उन्होंने मेकअप कर लिया और 60 ये कतार और ओमान और ऐसी जगहों से गैस ले आए हैं। तो 80 की जो कमी थी उसको 110 इन्होंने कन्वर्ट कर दिया आज के दिन में। अब दिसंबर में क्या होता है, जब भारी भीषण सर्दी पड़ेगी तब क्या होता है वो देखना पड़ेगा। आज के दिन में यूरोप ठीक है कि, और उसने ये वो जो होती हैं बड़ी बड़ी शिप्स जो कन्वर्ट करती हैं LNG को गैस के अंदर, वो बड़ी बड़ी शिप्स इन्होंने हायर कर लिए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वैसे लगा दिए। तो और भी बन रहे हैं, वो 2-3 साल लगेंगे। तो ये साल लगता है निकल जाएगा, बट दिसंबर 5 बड़ी अहम बात है। अगर ये जैसे नेदरलैंड्स टूटा है, अगर बाकी ना टूटे, इन्होंने सैंक्शंस लगाए तेल पे, तो ये रशिया का प्रोडक्शन अगर निकलता है दुनिया में से, तो फिर कौन उसकी भरमाई करेगा? कोई नहीं है। तो वो 5 मिलियन बैरल की एकदम से कटौती आती है, वो हमें देखना। दिसंबर में कुछ मूव आ सकता है या उसके पहले। रही ऋषि की बात, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है कि सबसे हम समन्वय करके बजट वालों, ऑफिस ऑफ बजट से, सेंट्रल बैंक से, और उनका क्या डेडलाइन था 31 अक्टूबर, उस पे सब लोग बोले ऐसा कुछ नहीं, हम बात करेंगे। 17 नवंबर को मैं ऑटम स्टेटमेंट दूंगा। अभी तो पतझड़ की स्टेटमेंट आ रही है, तब मैं बोलूंगा। अब वो क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे अमीर तबकों पर, कॉर्पोरेट्स पर, और स्पेंडिंग कट्स कर देंगे। उससे मार्केट, ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है और काफी मार्केट उससे समतल हो गया, सेटल डाउन हो गया। कुछ ऐसा अनबनी चीज नहीं करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। वही चाहिए मार्केट को कि हमें अनप्लेजेंट सरप्राइज मत दो, धीरे धीरे करके इसको टैकल करो। एक दिन में ये टैकल होने नहीं वाला है, बहुत दशकों का प्रॉब्लम है और इतनी जल्दी होगा नहीं। तो धीरे धीरे ये करेंगे, मुझे लगता है ठीक रहना चाहिए। मिड टर्म इलेक्शन US वाले बस तैयारी है, तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इसका कोई असर इकोनॉमी पर, मार्केट पर पड़ेगा सर? मार्केट पे असर आता है अनिल जी। 70 साल की हिस्ट्री है कि एक तो ये जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है वो हारता है। ट्रंप भी हारे थे। तो ये क्या होता है, अगर एक साल में प्रेसिडेंट जीत के आता है तो फिर ये दूसरे साल के अंत तक ये इलेक्शन आते हैं। तो 21 में इनॉग्रेट हुए बाइडन, ये अभी 2022 का इलेक्शन है जो 23 में चालू होंगे। राइट। ये जो साल होता है लीडिंग अप टू मिड टर्म, ये वर्स्ट साल होता है। 4 साल का अगर कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का, ये वर्स्ट होता है। -12 होता है इसमें नॉर्मली, ये -20 हो गया हमारा, थोड़ा ज्यादा हो गया इस बार। हाँ। ज्यादा। नवंबर से जो साल चलता है वो बेस्ट रहता है 4 सालों में से। तीसरा साल? हाँ, तीसरा साल। अच्छा। जो अभी चढ़ गया। हाँ, अभी कल इलेक्शन है, परसों से आप बोलिए साल चढ़ गया। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। हाँ। 12 से 14% औसतन वो देता है। सर आप तो गिराओ मत बस। हाँ, ना बढ़े अमेरिका तो भी चलेगा, गिरे नहीं, हमारे लिए तो इतना का। हमारे लिए वो उतना ही बहुत है। हाँ। फ्लोज हमारे शुरू हो गए। तो ओवरऑल मतलब 10% के रिटर्न अमेरिकी मार्केट में अगले 1 साल में सोचना रीजनेबल है। ये 70 साल की हिस्ट्री है। आप देखिए, फेड का लोग कुछ कहते हैं मुझे, मैं बोलता हूं कि फेड का जब रेट हाइक शुरू होता है पहले साल में अच्छा करता है। करेक्ट। इस साल नहीं किया है, बट अब देखो है 2-3 महीने हमारे पास, अगले मार्च तक 5 महीने हैं, देखते हैं। बट औसतन ये बढ़ता है 12 से 14%। तो और मिड टर्म में क्या होने वाला है, मोस्टली रिपब्लिकन्स, उनका जो लोकसभा है हाउस को, वो ले लेंगे मेजॉरिटी।
सेनेट में कांटे की टक्कर है, बट वो एक आध वोट से इधर उधर हो सकता है, वो कोई नहीं बोल सकता अभी, बट लग रहा है रिपब्लिकन ही। और हिस्टोरिकली बेस्ट क्या रहता है मार्केट के लिए, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो और रिपब्लिकन कांग्रेस में, तो वो कुछ काम नहीं होता है, ग्रिडलॉक हो जाता है। तो बाइडेन का टैक्स बढ़ाना, बाइडेन का ये करना वो करना, गलत कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस चक्कर में बढ़ते हैं। और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बाइडेन के पास वीटो है। तो वो अगर बिल पारित भी करते हैं, जैसे वो एनर्जी, फार्मा, ये सब को करते हैं, बाइडेन का वीटो है, तो 2 साल कुछ नहीं हो। मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। तो कमाल है सर, मतलब है ना, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा आप वेल एजुकेटेड कंट्री मानते हैं उसमें ये हाल है मतलब। अच्छा ये बताइए सर, जस्ट वैसे तो बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कह सकता हूँ कि लंबा टाइम है, अगले इलेक्शन में आपके दोस्त ट्रम्प साहब जीत जाएंगे वहाँ? लग रहा है क्योंकि जो सबर्बन वोटर आए थे बाइडेन के लिए, अनिल जी, क्राइम बहुत बढ़ गया है। अच्छा। इतना इन्होंने, ये जो वोक लिबरल्स कहते हैं ना, इन्होंने ऐसे रूल बना दिए हैं कि कोई अगर $200 तक भी आपके स्टोर से कुछ उठाए, आप ना उसको रोक सकते हैं, ना पुलिस एक्शन लेगी। इतने स्टोर बंद हो रहे हैं कैलिफोर्निया में, इतनी चीजें हो रही हैं। न्यूयॉर्क में, जो कि इनका गढ़ था डेमोक्रेट्स का, कभी नहीं हारते थे, इस बार न्यूयॉर्क का मेयर शायद रिपब्लिकन बन जाएगा। क्राइम बहुत बढ़ गया। इन्होंने ये जो सब ऐसी, मतलब चोरी ऑफिशियल कर दिया आपने, ये तो गजब है। तो पुलिस भी उनको फॉलो नहीं करती। अच्छा, बाइडेन ने क्या किया, जिसने ड्रग्स यूजेज के लिए एक क्षमता के लिए कोई भी अगर जेल में था, सबको माफी दे दी। तो जितने चर्सी थे सब आ गए सड़कों पे, माय गॉड, पूरे देश में। तो ये बहुत सबर्बन विमेन, सबर्बन वाइट वर्कर्स जो थे, जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ आ गए थे ट्रंप से डर के पिछली बारी, वो वापस रिपब्लिकन जा रहे हैं। तो इससे पता लगेगा काफी, बट ट्रंप में ख्याल से खड़े रहेंगे। दोनों की हेल्थ अगर ठीक रही, दे विल बोथ स्टैंड, एंड ट्रंप को जीतना चाहिए। देखेंगे 2024 आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की पॉलिसीज है। एनीवे, अच्छा सर, दूसरा जहाँ पॉलिसीज हैं कि नहीं है भगवान जाने, वो चाइना है। मैं अभी वो विजुअल्स देख रहा था, एप्पल की वहाँ पे जो फैक्ट्री है, उसमें से आधे से ज़्यादा वर्कर कूद कूद के भाग गए बाहर। और डिज्नीलैंड में अनिल जी, शंघाई डिज्नीलैंड में लोग बेचारे छुट्टियां बंद कर दिया और इधर ही रहो, निकल ही नहीं सकते हो। मतलब जीरो कोविड पॉलिसी उनको चाहिए, हमसे सीख ले। हमने वैक्सीन लगा कि जीरो, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई ना पूरी, अपना वो पानी लगाया, होली वाटर लगाया सारा। अच्छा। वो क्या था उस वैक्सीन में पता नहीं। अब तो हमें सैल्यूट करना चाहिए भारत सरकार को और हमारे फार्मा कंपनीज, सीरम और ये भारत बायोटेक, हमने सबको लगा दिया भारत में। 3 बारी वैक्सीन हो गया। यहाँ पे एल्डर्स ने स्पेशली नहीं लिया, तो इनको डर बहुत है कि ये फैलाव हो जाएगा। चाइना से क्या संकेत है अभी बिजनेस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट्स के लिए? सर नेगेटिव संकेत है। इसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी के बाद, क्योंकि जी जिनपिंग ने क्या किया, पॉलिट ब्यूरो में अपने लोग भर लिए सारे जीरो कोविड वाले लोग, जो बिल्कुल इनके लॉयलिस्ट हैं, और वो सिक्योरिटी फर्स्ट है, इकोनॉमी बहुत दूर की बात है। तो उससे टेक्नोलॉजी कंपनियां भी गिरी, आपने देखा। अब फिर मार्केट उठे, एक वो सोशल मीडिया का पोस्ट आ गया कि जीरो कोविड हटा देंगे, उस पर अब इन्होंने आके फिर संकेत दे दिए। सैटरडे को इनका ऑफिशियल ने बोला नहीं, हम तो जीरो कोविड के तरफ ही हैं, हम नहीं करेंगे। मैंने बोला यार अभी चलने दो, मार्केट्स तो उठ रहे थे। और तो ये अभी संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि वन मैन रूल हो गया है, उसके लॉयलिस्ट सब कर रहे हैं। और वो जब एक आदमी है, ना पार्टी है, ना ट्रेडिशन है, ना हिस्ट्री है। जो उनके पहले थे, प्रीडिसेसर थे, उनको ऐसे वो बैठे हुए हैं उनके साथ, 2000 लोगों के साथ, उनको उठा के ले गए सिक्योरिटी वाले। कहाँ गए वो पता नहीं। हुन जिनटाओ जो है, उनको जो उनसे पहले उनके थे, नाम भी सब याद रहते हैं आपको? तो वो थोड़ा थोड़ा नाम सर वहाँ वाले भी और अमेरिका वाले दोनों को याद है? अच्छा ये सर, एक आपकी ये क्या है, ये जरा बताना। ये नोट्स, हाँ ये क्या है, पीले पीले कलर कागज, ये क्या है सर? अनिल जी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये मार्केट्स क्या हुए हैं, ये एक कागज जरा मुझे दीजिए सर, देखता हूँ मैं भी क्या है आपकी पांडुलिपि में क्या है। वाह, तो हैंडराइटिंग सर बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, क्या बात है। ओह, तो मतलब ये आप पॉइंटर्स नोट्स बना रहे? देखो बग्गा साहब भी पूरा मतलब होमवर्क के साथ आ रहे। मतलब अनिल जी आज 3:30 बजे उठा था, 3:30 मेरे दबाव में। हाँ आपके अरे बाप रे, 8 बजे तक आज काम किया है
कि पूरा ताकि नोट्स रहे, क्योंकि आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहले वो सोच के। और हाँ तो भाइयों समझ लो, मैं कभी भी सवाल पहले से देता नहीं, चाहे बग्गा साहब हो, चाहे हमारे कोई भी एक्सपर्ट, चाहे कॉर्पोरेट। कई बार हमारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, वो कहते हैं आप सवाल दे दो। मैंने कहा मैं वही पूछूंगा जो आपको आता है वही पूछूंगा जो आपकी कंपनी करती है। तो बढ़िया ये। अच्छा सर, इस महीने की बुक के बारे में बताइए। बुक अनिल जी ये है लिटिल बुक दैट बिल्ड्स वेल्थ। ये मैंने ये है पैट डॉर्सी करके, मॉर्निंग स्टार के इक्विटी हेड थे, और इसमें एक बड़ा अच्छा कोट मुझे लगा जो मेरे अगेंस्ट है एक्चुअली, मैक्रो वालों के या टॉप डाउन वालों के, बट ये बहुत पसंद है और ये आप भी कहते हैं, वन एनुअल रिपोर्ट इज वर्थ 10 स्पीचेस बाय अ फेड रिजर्व चेयरमैन। वन एनुअल। ये क्या सोचना है कि कंपनी का एनालिसिस करके ही पैसा बनता है। देखिए दो तरीके हैं, एक मेरा तरीका है कि भाई इंडिया आज 3 ट्रिलियन का है, 10 साल में इंडिया 10 ट्रिलियन। एक मिनट आप वो बताओ, उससे पहले हमारे दर्शकों को बता दूं, सर ने जो बोला टॉप डाउन अप्रोच, और जो सर अपनी अप्रोच बता रहे हैं उसको जरा समझ लीजिए कि सर क्या करें। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप किसी देश के बारे में पहले सोचते हैं ये कितना मजबूत है इकोनॉमी के लिहाज से, फिर किसी सेक्टर के बारे में सोचते हैं उस मजबूत देश में कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, उसके बाद उस सेक्टर में जाकर ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी करेगी, तब आप ऐसे करके शेयर खरीदते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच होती है कि आप पहले कंपनी देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं कि ये ठीक है, शेयर ले लिया, सेक्टर, मार्केट, इकोनॉमी वो नहीं देखते। तो सर आप टॉप डाउन पे आते हैं, पहले देखेंगे देश अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, सेक्टर यही विश्व भर नाम, मिड टर्म इलेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं जो आप कहते हैं हर वक्त, तो एक तो तरीका ये हो गया कि देखिए भारत 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन हो जाएगा, आप इंडेक्स फंड खरीद लो, 15 पैसे 20 पैसे म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है, लेके बैठ जाओ बस, और हर महीने डालो इंडेक्स फंड में, इंडेक्स वो अपने आप स्टॉक एक्सचेंज बदल लेगा। दूसरा आप स्टॉक पिकिंग करो, असली स्टॉक पिकिंग, उसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, और एक एनुअल रिपोर्ट 10 स्पीचों के बराबर है। ये इन्होंने कहा। सबसे बढ़िया बात ये है कि आपके विचारों के विपरीत होते हुए भी आपने इसको पसंद किया। बिल्कुल करेक्ट। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जो पैट डॉर्सी ने ये कहा है, भाई आप एक फेड चेयरमैन के 10 बार स्पीच सुनेंगे कि इकोनॉमी यहाँ जा रही वहाँ जा रही, उसके बजाय एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लो, अच्छे से पढ़ो, समझो, और अगर समझ में आता तो उस कंपनी में पैसा लगा लो, पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल। और ये क्यूमुलेटिव होती है नॉलेज अनिल जी। मैं कहूँगा निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, एक साल में आप ले लीजिए कि मैं 50 एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा, एक आप लीवर्स की पढ़ो, रिलायंस की पढ़ो, इन्फोसिस की पढ़ो, सेक्टर का सब समझ आ जाएगा। जितना ज्ञानवर्धन होगा और इतने अच्छे आप इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, ये ज्ञानवर्धन की बात कर रहे हैं। और इसमें एक और बड़ा राज भी है सर जी, कि ये फेड चेयरमैन के 10 स्पीच सुनना, समझना, अमेरिका क्या करेगा, इन सब के लिए तो अजय सर है हमें क्यों दिमाग लगाना है सर, आप है और शो बनाए इसीलिए कि ताकि सर आराम से बताया करें, राइट। अपने तो बैलेंस शीट पढ़ो, बाकी सब काम करने के लिए सर है। बिल्कुल सर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि है ना, वो जब आप घर से कैमरे पे शो करते हैं तो बीच में ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे जितना आपने समझाया सारा का सारा उतर गया दिमाग में। बहुत जल्दी हमने, और रैपिड फायर आप कहते रहते हैं, मैं ज्यादा बोलता रहता हूँ, बट इधर बहुत अच्छी तरह से जल्दी हो गया। बोलना तो आपको उतना ही टाइम है ना, लेकिन हाँ, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और मज़ा आया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले महीने इसी शो के लिए तो फिर मुलाकात होगी, बीच बीच में तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आप सबका भी शुक्रिया इस शो को देखने के लिए, और अजय सर का विशेष शुक्रिया शो करने के लिए भी और स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।